अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर्स अपने अंदर किस तरीके से एनर्जी को स्टोर करते हैं और उनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। जैसा कि मैंने बताया कि कैपेसिटर्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को महफूज कर लेते हैं। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर महफूज कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास दो प्लेट्स होती हैं जो कि सर्किट से कनेक्टेड होती हैं। अब जैसे ही करंट गुजरता है सर्किट में से, तो उनकी जो प्लेट्स होती हैं वो अपने अंदर चार्ज महफूज कर लेती हैं। एनर्जी खर्च की जाती है उन चार्ज को उन प्लेट्स पे डिपॉजिट करने के लिए। जो एनर्जी खर्च की जाती है उस एनर्जी को कैपेसिटर अपने अंदर महफूज कर लेता है। अब जैसे जैसे करंट गुजरता जाता है और चार्ज को इनकी प्लेट्स पर डिपॉजिट किया जाता है, महफूज किया जाता है, वैसे वैसे इन प्लेट्स की यानी कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है वैसे ही हमें और ज़्यादा फिर एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है कि हम और ज़्यादा चार्ज को उसके उन प्लेट्स के अंदर डिपॉजिट कर दें। तो जब कैपेसिटर को किसी सर्किट से कनेक्ट किया जाता है और बैटरी अटैच होती है, बैटरी अभी ऑन नहीं है, लेकिन फिर जब बैटरी को स्टार्ट किया जाता है और फिर करंट गुजरना शुरू होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है, यानी उसके अंदर चार्ज आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट किया जाता है। अब शुरू शुरू में तो खाली करंट गुजरता है, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज ही मौजूद नहीं है, तो फिर उसके अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी मौजूद नहीं होगा। तो हमारे पास सबसे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही होगी वो ज़ीरो होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब करंट बढ़ता जाएगा, चार्ज को डिपॉजिट किया जाएगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की V। फिर हम पोटेंशियल इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का एवरेज निकालेंगे। एवरेज इसी तरीके से निकलता है कि दो क्वांटिटीज़ का हम को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास हाफ वोल्टेज आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एनर्जी निकाली जाती है। ये एक प्रोडक्ट होता है चार्ज इनटू वोल्टेज। अब हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ रही है हाफ वोल्टेज, कि हमारे पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास हाफ V आ रहा है, तो हम V की जगह हम लोग हाफ वोल्टेज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी उसकी जगह हाफ वोल्टेज लिख देंगे, तो हमारे पास एनर्जी हाफ ओवर क्यू ही आ जाएगी। अब जैसे कि हमने पहले कैपेसिटर्स में पढ़ा कि चार्ज जितना भी डिपॉजिट होता है वो बराबर होता है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में और उसके दरमियान पैदा होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस में। तो अब जब Q की वैल्यू इज इक्वल टू CV है, तो हम उसे Q की जगह हम लोग CV लिख सकते हैं और V से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू CV स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग कैपेसिटर के अंदर मौजूद एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर मौजूद है। फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर के दरमियान यानी कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके अंदर एनर्जी स्टोर की गई है, बजाय इसके कि हम कहें कि जो प्लेट्स पर जो चार्ज मौजूद है वो उनको कितना काम किया जा रहा है उनको डिपॉजिट करने में, जितनी एनर्जी खर्च की जा रही है, उसकी जगह हम ये कहें कि कैपेसिटर्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसमें एनर्जी स्टोर की जा रही है। तो हम इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब कंसिडर करते हैं तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू ED, यानी ये जो हमारा ये रिलेशन है ये अगली वीडियोस में एक्सप्लेन किया जाएगा। और जब हमारे पास कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है उस वक्त जिस तरीके से कैपेसिटेंस कैलकुलेट की जाती है, तो हमारे पास C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D आती है। इसकी डेरिवेशन एक और कैपेसिटर की वीडियो में मौजूद है। फिर उसके बाद हम लोग जब एनर्जी के हाफ ओवर CV स्क्वायर में हम जब ये कैपेसिटर की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं
और फिर उसके बाद हम लोग इसका ए और डी हम लोग अगर इसको अरेंज कर दें और फिर जब हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है यानी प्लेट्स पे कितनी एनर्जी फैली हुई है, तो हम एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। एनर्जी डेंसिटी यही होती है हमारे पास कि एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए। तो जब हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो AD और AD कट हो जाएगा और फिर हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और E स्क्वायर। अब जब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की, तो चार्जिंग क्या होती है और डिस्चार्जिंग क्या होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक सर्किट मौजूद है, इसमें यहाँ पर कैपेसिटर है, ये बैटरी है और ये पूरा सर्किट है। जब हम इस सर्किट को यहाँ से स्विच क्लोज कर देंगे तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास करंट, जब बैटरी ऑन की जाएगी तो हमारे पास करंट मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से और फिर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब करंट मूव करेगा तो हमारे पास कैपेसिटर पे चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे। इसका मतलब कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा। जैसे जैसे करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करके और आगे बढ़ता जाएगा, वैसे ही कैपेसिटर हमारे पास चार्ज होता जाएगा। फिर डिस्चार्जिंग कहते हैं कि अगर यहाँ से स्विच ओपन करके हम लोग इस स्विच को B से कनेक्ट कर दें और B के साथ क्लोज कर दें तो इसका बैटरी से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और फिर सिर्फ एक ये सर्किट बचेगा। इसके पास बैटरी मौजूद नहीं होगी, तो कैपेसिटर अपने चार्जेस सप्लाई करेगा इन द फॉर्म ऑफ करंट। अब जैसे ये वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी तो ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। तो हमारे पास करंट मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ और ये इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग। जितना टाइम हमें हमारा कंज्यूम होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में उसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन ये है कि जितना टाइम 0.63 ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्जेस, यानी इक्विलिब्रियम चार्जेस से मुराद कि मैक्सिमम चार्ज जितना भी डिपॉजिट हो सकता है कैपेसिटर में, उसमें से 0.63 चार्ज जब जितना डिपॉजिट हो जाता है उसमें जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। अब जैसे मैं ग्राफ से एक्सप्लेन कर दूं कि y एक्सेस पर हमारे पास चार्जेस मौजूद है, चार्ज की डिपॉजिशन मौजूद है कि कितने चार्ज हमारे पास डिपॉजिट हो रहे हैं और x एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हमारे पास चार्ज डिपॉजिट हो जाएंगे और 0 से हमारे पास चार्जेस का रेट बढ़ता जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो ये एक्सिस से काफ़ी दूर होगा, यानी इसका जो स्लोप होगा वो काफ़ी नीचे की तरफ आएगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम पे फिर कम चार्जेस डिपॉजिट होंगे। और इसी तरीके से डिस्चार्जिंग में भी हमारे पास जब तक कैपेसिटर में कैपेसिटर की जितनी भी चार्जिंग हुई है वो जब तक वो पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाता और उसके अंदर तमाम मौजूद चार्जेस अंदर सर्किट में फ्लो नहीं हो जाते, तब तक वो पूरे तरीके से डिस्चार्ज नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर y एक्सिस पे हमारे पास पूरा कैपेसिटर में मौजूद चार्जेस है और जब तक वो जीरो तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारे पास पूरा कैपेसिटर अपने फुल टाइम काम करेगा। अब जैसे जितना टाइम इसको यहाँ नीचे तक आने में लगता है उसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अगर ये स्लोप, ये कर्व अगर ये एक्सेस से दूर हो जाए यानी इसको ज़्यादा टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में, तो जितना कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट छोटा होता है उतनी जल्दी हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है और उसका कर्व उतना ही y एक्सिस से करीब बनता है और ऊंचा बनता है। इसको और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कैपेसिटर में एनर्जी अगर स्टोर होती है तो वो किस चीज़ से निशानदेही की जाती है या किस चीज़ से कैलकुलेट की जाती है। तो हमने जैसे पढ़ा कि वो 1/2 CV² से हम लोग उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये इसकी डेरिवेशन। थैंक यू।